भारत में हर साल लाखों शादियां होती हैं, पर कभी ये सोचा है कि इन शादियों को कानूनी तौर पर मतलब लीगली क्या चीज पक्का करती है? आज हम इसी कानूनी रूल बुक पर एक नजर डालने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारत में किसी शादी को कानूनी रूप से वैध क्या बनाता है, और इसका जवाब छिपा है हिंदू मैरिज एक्ट में। और अगले कुछ मिनटों में हम इसी कानून को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। ये वो कानूनी ढांचा है जो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए शादी ब्याह के नियमों को तय करता है। तो सबसे पहले ये कानून लागू किस किस पर होता है। देखिए, इसका दायरा ना काफी बड़ा है। इसमें हिंदू तो हैं ही, साथ में बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। असल में कहा जाए तो हर वो इंसान जो मुस्लिम, ईसाई या पारसी नहीं है, उस पर ये एक्ट लागू होता है। और हाँ, ये पूरे भारत में मान्य है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि कानून किस पर लागू होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, कानून की नज़र में एक शादी को वैलिड यानी कि वैध बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? इस एक्ट का सेक्शन 5 बहुत जरूरी शर्तें बताता है। पहली, मोनोगैमी, मतलब शादी के समय दोनों में से किसी का भी कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, सिंपल। दूसरी, दिमागी तौर पर स्वस्थ होना, मतलब दोनों ही लोग अपनी मर्जी से हाँ कहने की हालत में हों। तीसरी है कानूनी उम्र, लड़के के लिए कम से कम 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। चौथी शर्त है कोई प्रोहिबिटेड रिलेशन न हो, यानी वो खून के करीबी रिश्तेदार नहीं हो सकते। और पांचवी, कोई सपिंड संबंध न हो, जो कुछ पीढ़ियों तक एक ही वंश के लोगों के बीच शादी को रोकता है। एक वैध शादी के लिए इन पांचों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अब देखिए, कानून सिर्फ शर्तों की बात नहीं करता, वो हमारी परंपराओं को भी जगह देता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सप्तपदी। ये जो पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे या 7 कदम लिए जाते हैं ना, बस जैसे ही 7वां कदम पूरा हुआ, शादी कानूनी तौर पर पक्की और बाध्यकारी हो जाती है। ठीक है, शादी हो गई, सब कुछ लीगल है। पर क्या होता है जब एक शादी में मुश्किलें आने लगती हैं? मतलब बात अभी तलाक तक नहीं पहुंची है, लेकिन साथ रहना मुश्किल हो रहा है। तो कानून यहां भी मदद करता है। यहाँ पर ना 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है जुडिशियल सेपरेशन। ये एक तरह से कोर्ट का दिया हुआ टाइम आउट है। पति पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा रहते हुए भी अलग रह सकते हैं। और दूसरा रास्ता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये थोड़ा अलग है। इसमें अगर कोई पार्टनर बिना किसी ठोस वजह के घर छोड़कर चला गया है, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट से उसे वापस आने के लिए कह सकता है। और जब साथ रहने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब आता है आखिरी कदम, तलाक, यानी शादी को कानूनी तौर पर खत्म करना। अब तलाक लेने के भी कानून में 2 मेन तरीके हैं। पहला है कंटेस्टेड डाइवोर्स। इसमें एक पार्टनर दूसरे पर क्रूरता जैसे किसी गंभीर आरोप के आधार पर तलाक फाइल करता है। ये कह सकते हैं कि एक लड़ाई जैसा होता है। और दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। ये तब होता है जब दोनों लोग मिलकर शांति से अलग होने का फैसला करते हैं और साथ में अर्जी देते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है, आमतौर पर शादी के कम से कम 1 साल तक तलाक फाइल नहीं किया जा सकता। अब ये नियम क्यों है? ताकि लोग जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और रिश्ते को बचाने का एक मौका मिले। चलिए, मान लिया तलाक हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद भी कुछ बहुत जरूरी कानूनी मसले होते हैं जिन्हें सुलझाना पड़ता है। जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट यानी गुजारा भत्ता, फिर बच्चों की कस्टडी, जिसमें कोर्ट हमेशा ये देखता है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है, जॉइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, और हाँ, एक बार तलाक फाइनल हो जाने के बाद दोनों को दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। और ये कानून बच्चों के बारे में एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात कहता है। सेक्शन 16 के मुताबिक अगर कोई शादी किसी भी वजह से अमान्य मतलब वॉइड या वॉइडेबल हो जाती है, तो भी उस शादी से पैदा हुए बच्चों को पूरी तरह से लेजिटिमेट यानी वैध माना जाएगा। उनके सारे कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो सोचिए जरा, 1955 में बना ये कानून आज भी हमारे रिश्तों और परिवारों को कैसे एक शक्ल दे रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि लगभग 70 साल पुराना होने के बावजूद ये कानून आज भी कितना रिलेवेंट है।